हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। आज आज हम आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। चैप्टर वही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज का प्रॉपर्टी स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसने दिया? तो कूलम्ब्स लॉ किसने दिया? एक साइंटिस्ट का नाम ही है कूलम्ब्स। उन्हीं के बेसिस पे ये लॉ आया है। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में ये स्टडी किए थे कि फोर्स, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, वो कूलम्ब्स लॉ ने स्टेटमेंट में बताया है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? द ग्रेट साइंटिस्ट, फुल नाम लेड चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम। ये कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का फुल नेम है लेड चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम। गिव्स द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताया है। इट्स स्टेट दैट force between two point charge is directly proportional to magnitude of their product and inversely proportional to a square of the distance between them. This force which act along the line joining the two charges is repulsive force if the charge have same sign, and attractive force if they are in opposite sign. सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यह है। तो दोनों के बीच का फोर्स, दो चार्ज के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि इन दोनों चार्ज का साइन सेम है, साइन कहने का मतलब दोनों चार्ज का साइन पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। और यदि दोनों चार्ज का पोलैरिटी डिफरेंट है, साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इसको अपनी ओर एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ऐसे नज़दीक जाएगा ये। That is called electrostatic force. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। यहाँ पे देखिए उसी इक्वेशन को जो स्टेटमेंट कूलम्ब्स साहब ने दिया है उसके इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। Q1 इज द पॉजिटिव चार्ज, Q2 इज द पॉजिटिव चार्ज। Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन Q1, ये F12 रिप्रेजेंट है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इस पे लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। दोनों का नेचर क्या है? साइन सेम है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यदि ये नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव, फिर भी रिपेल करता। और दोनों के जो फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पे देखिए along the line joining, तो दोनों को सबसे पहले लाइन ज्वाइन करवाएं और उसी के डायरेक्शन में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। यदि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिए तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है। उनका जो स्टेटमेंट था कूलम्ब साहब का, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किए। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ से हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाइएगा,
तो यहाँ पे के है, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर का। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम क्या है, दो चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, वो के का वैल्यू उसी पे डिपेंड करेगा। और यदि ये चार्ज है, जैसा भी बताएं, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये, दोनों चार्ज के बीच का अभी मीडियम क्या है, एयर है, तो दोनों के बीच का जो मीडियम है तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एयर के लिए 8.85 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर is for space air in medium, फैराडे पर मीटर इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, तो एयर के लिए निकालेंगे तो 9×10⁻9 आएगा, ये एयर बोलो या मीडियम बोलो, फ्री स्पेस का मीडियम बोलो, तो 9×10⁻9 इसका यूनिट होगा, यूनिट के साथ ही हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि मीडियम एयर नहीं होगा तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, यदि मीडियम एयर नहीं होगा, फ्री स्पेस नहीं होगा, तो 9×10⁻9 वैल्यू नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एयर मीडियम के लिए है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड करेगा मीडियम क्या है, दोनों के बीच का यदि मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ कूलम फ्रॉम द कूलम्स लॉ। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक कूलम किसको कहेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। तो कूलम्स इज दस दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच exert a force of 9×10⁻9 न्यूटन on an equal charge placed in a vacuum at a distance of 1 मीटर from it। यदि चार्ज का वैल्यू यूनिट ले लिए, दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, यदि फोर्स का वैल्यू 9×10⁻9 लगा, तब कहेंगे चार्ज कितना है, 1 कूलम है, चार्ज कितना है, 1 कूलम, मतलब इक्वल चार्ज है और दोनों चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 कूलम, तब कहेंगे कि 1 कूलम है। यदि 9×10⁻9 न्यूटन फोर्स लग गया और चार्ज का वैल्यू तो क्या होगा, 1 होगा, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। तो ये 1 कूलम का डेफिनेशन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज वही निकालते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो 1 कूलम इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या है। अभी हम लोग स्टडी किए कूलम्स लॉ में कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, मीडियम है। तो मीडियम के कारण फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा। अब वो जो मीडियम है उसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, तो परमिटिविटी के बारे में भी जानना जरूरी है। परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दिस टू पैरामीटर। ये है क्या, तो ये एक रेशियो है, ये क्या है, एक रेशियो है। तो परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ए कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दिस टू पैरामीटर्स। ठीक है, परमिटिविटी एक्सप्लेन्ड। परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर द अपोजिशन इट ऑफर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट अफेक्ट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट्स। ये भी अफेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे
अफेक्टेड होता है, मतलब मीडियम चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको अफेक्ट करता है। रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम का परमिटिविटी और उसके फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, SIC, इंडक्टिव कैपेसिटिव, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस। यानी इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर मीडियम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पार्टिकुलर मीडियम से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आएगा। दोनों क्या है, सेम चीज़ है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटिव, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई, परमिटिविटी इसको फ्री स्पेस नहीं लिखे, परमिटिविटी लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो परमिटिविटी इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखना है, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, IT, ये भी चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, IT। 4 पाई 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशन mLT के पावर -2, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L के पावर 2। ये ऊपर गया m के पावर 1, ये L इंटू L के पावर 2, तो ऊपर गया L के पावर -3, ये T और ये T के पावर 2 और ये T के पावर -2, ऊपर जाएगा T के पावर 4, यहाँ पे I है, यहाँ पे I के पावर 2। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। यूनिट इसका देखते हैं, जैसे हम लोग यूनिट अभी देख रहे थे, फैराडे पर मीटर बोल दिए थे, लेकिन इसका हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला से यूनिट निकालेंगे। चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम, ये भी चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। और यहाँ फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो कूलम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलम इंटू कूलम, न्यूटन, मीटर को मीटर इंटू मीटर लिख दिए, तो कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर ये वर्क का यूनिट है, इसको जस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूटन इंटू मीटर किसका यूनिट है, वर्क का, तो इसको जूल बोला जा सकता है। और ये जूल इंटू मीटर, कूलम स्क्वायर जूल इंटू मीटर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कूलम है और ये क्या है, जूल है, तो कूलम इंटू कूलम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यदि इसको हम लोग वर्क को ऊपर कर दें जरूरत, इसको ये पोटेंशियल का यूनिट हो गया, V किसका यूनिट हो गया, पोटेंशियल का, और C बाई वोल्ट इंटू मीटर। अब यहाँ पे वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट क्या है, फराड होता है, इसीलिए वहाँ पे फराड पर मीटर आता है। इसी को बोलते हैं फराड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट क्या हो गया, फराड पर मीटर बोल सकते हैं, कूलम बाई वोल्ट इंटू मीटर बोल सकते हैं, कूलम स्क्वायर जूल इंटू मीटर बोल सकते हैं। ये सारा यूनिट किसका हो गया, परमिटिविटी का हो गया। सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी के बारे में कॉन्सेप्ट हुआ। अब कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है, हर जगह कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका लिमिटेशन क्या है देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इट्स एप्लीकेबल ओनली टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज नॉट फॉर चार्ज बॉडी। जैसे अभी हम एक पॉइंट चार्ज ये लिए हुए थे, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है और ये बॉडी के कारण इस पर फोर्स नहीं निकाला जा सकता है। ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में ही हम पॉइंट डिस्टेंस लेंगे। यदि इसको बॉडी लीजिएगा तो चार्ज के बीच में डिस्टेंस लेना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पॉइंट चार्ज के बीच ही एप्लीकेबल होगा। जैसे ये यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज बॉडी है,
इसको जिस तरह पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। This law is valid for distance from 10k power minus 15 मीटर at least several किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस मिनिमम इतना होना चाहिए और ज़्यादा मतलब 2-4 किलोमीटर पे नहीं, लिस्ट सेवरल किलोमीटर, बहुत कम डिस्टेंस पे इसका यूज होता है। इससे कम डिस्टेंस पे नहीं और कुछ सेवरल किलोमीटर पे ही यूज़ करेंगे। इससे कम डिस्टेंस पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रॉन बाइंड विथ न्यूक्लियस टू फॉर्म एन एटम। जैसे एटम में जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है ड्यू टू कूलम्ब्स फोर्स के कारण। इसका यह सिग्निफिकेंस है। इट फर्दर टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स वंडर वाल फोर्स विच यूनिट द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वंडर वाल फोर्स के कारण एटम्स और एटम ज्वाइंट हुए, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है कि इसका कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स। सिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कूलम्ब्स फोर्स में क्या सिमिलरिटीज़ है, तो दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बोथ फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जो 1/r² हो रहा था, तो दोनों में होगा, कूलम्ब्स में भी और ग्रेविटेशन में भी। बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स, यस, दोनों को सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज है और उसको पॉइंट मास से ट्रीट करके इक्वेशन यूज करते हैं। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसा नहीं है कि फोर्स ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है और दोनों सेंट्रल फोर्स है ये। ठीक है, डिसिमिलरिटी क्या है, कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसा कि यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या दोनों नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। कूलम्ब फोर्स इज 10k पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10k पावर 39 फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये इसका डिसिमिलरिटीज हुआ। चलिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट कंसिडर साइन कन्वेंशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज हैं तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग यूज़ करेंगे। फिर फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस निकालेंगे। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज इसको रिपेल कर रहा है Q2 को, और Q2 चार्ज Q1 को रिपेल कर रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ये। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देखिए, ये O ऑरिजिन हुआ, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, R1 इज द पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन से R1 इज द पोजीशन वेक्टर, और ये B हुआ पोजीशन वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ B फ्रॉम O से, और A का भी पोजीशन वेक्टर यहीं से हुआ। R21 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, नॉट Q2 टू Q1, Q2 से Q1 नहीं लिया गया है, ये मत समझना, यहाँ पे जो लिख दिए उसी को समझना है। इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, नॉट Q2 टू Q1। यदि हम लोग Q2 टू Q1 लेंगे तो वही लेंगे। ठीक है, हेयर Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव। दैट्स वाई रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन देम, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। फ्रॉम ट्रायंगल OAB क्या है, एक ट्रायंगल है, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर।
यहाँ पे देखिए R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, तो R21 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो R21 इज़ द यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। फोर्स ये लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इसको हम लोग नेमिंग किए हुए हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के ई Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर इंटू R21, और इसके क्या है मैग्नीट्यूड से ये डिवाइड कर दिया गया, ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यही हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब देखो के ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आर लिए हुए हैं, और ये क्या है यूनिट वेक्टर, इसको लिख दिए। तो ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ, ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। इसको अच्छे से बोर्ड में भी पूछा जाता है, और इसका जब यूज़ करेंगे ज़्यादातर ये बोर्ड में ही यूज़ होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार रिकॉल कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ये टेकन एज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन यदि लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये हमारा इक्वेशन हुआ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, नहीं ओम्स लॉ तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ध्यान से, ये मल्टीपल चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज नहीं। ये फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और किसी वन पार्टिकल पे हमको नेट फोर्स निकालना है। सपोज दैट Q1 पे नेट फोर्स निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, ये ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन। तो इस ऑरिजिन से ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R3 दिया हुआ है, और ये Rn दिया हुआ है, और इसके बीच का पोजीशन वेक्टर ये ले लिए R12। उसी तरह इसके बीच का पोजीशन वेक्टर R13, इसके पोजीशन R1 n कैप। तो सब एक दूसरे के बीच का पोजीशन वेक्टर लिए हुए हैं। अब इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, किसी एक चार्ज पार्टिकल पे हम लेंगे तो सबका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू गिवन पॉइंट चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड अनदर चार्ज पार्टिकल। देखो ध्यान से, Q2 और Q1 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कोई Qn चार्ज पार्टिकल है, इसके दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए बोलता है अनअफेक्टेड। देखिए, व्हेन अदर पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड, when other point charge are placed and according to the total force on given point charge is the vector sum of all individual forces exerted on the given point charge by all other point charge। इंडिविजुअल फोर्स को सभी क्या कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो नेट फोर्सेज ऑन Q1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वेक्टर कैप। उसी तरह ये लिख दिए, उसी तरह और सभी को क्या कर दिए, वेक्टर सम की। F13 वेक्टर, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, सभी को ये n होगा, तो सभी को ऐड किए वेक्टर सम। तो फाइनली हमारा जो वेक्टर सम करेंगे तो सबका इक्वेशन लिखें। तो Q1 तो सब में रहेगा, Q1 कॉमन आ गया, Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर,
r13 का होल स्क्वायर r13 यूनिट वेक्टर, Qn r1n का होल स्क्वायर r1 यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये कॉमन ले लिया और यहाँ पे समेसन यूज़ किए हैं। और क्यू आई r1 i का होल स्क्वायर r1 i कैप, और i का वैल्यू कहाँ से 2 से n तक। इसी का ना देखो, यहाँ r12 है, यहाँ r13 है, यहाँ r1n है, तो i का वैल्यू क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज कर रहे हैं। और यही क्या हो गया, रिजल्टेंट मल्टीपल चार्ज का वेक्टर सम हुआ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू n सेवरल चार्ज नियर अबाउट इट। Q1 चार्ज के अबाउट कितना चार्ज है, उसी का टोटल ये फोर्स है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं हम लोग। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स क्या लगेगा। ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिस्टम ऑफ चार्ज laying an infinitesimal small distance from each other. There are three types of continuous distribution charge. देखिए ध्यान से, पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एक लेंथ है और इस लेंथ पे पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो यहाँ पे क्या हुआ, ए चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, यूनिट कूलम पर मीटर, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट लेंथ। ये हमारे पास एक लेंथ है ए बी, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ए बी का लेंथ एल दिया हुआ है। और यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट कट किए हैं, यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट डी एल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कट किए और इस क्यू नॉट पे कितना नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इधर की ओर ये फोर्स लग रहा है डी एफ। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स एफ इक्वल टू के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये क्यू नॉट हुआ, और इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। तो लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू इक्वल टू तो ये डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये वेक्टर के फॉर्म में, और लैम्डा का वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना फोर्स लगेगा वो निकल आएगा। फिर देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, एक एरिया है, और ये चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे ये हमारे पास प्लेन है, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए एक सरफेस एक कंडक्टर का है, तो टोटल चार्ज भरा पड़ा है, लेकिन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट का उसमें डी एल स्मॉलेस्ट एलिमेंट कट कर रहे थे, क्योंकि लाइन चार्ज था, वो एक लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी एस इज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, और उसमें चार्ज कितना है, डी क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किए, डी क्यू बाई डी एस, कूलम पर मीटर, चार्ज के यूनिट कूलम, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, ये कट किए, ये क्यू नॉट, दोनों के बीच का फॉर्मूला डी एफ इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के ई क्यू नॉट डी क्यू। तो डी क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस बाई आर स्क्वायर, ये आर कैप हो गया। दिस इज कॉल्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज उसी तरह, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। ये हमारे पास एक स्फीयर है 3D में, डी क्यू चार्ज कट किए, डी वी से डिवाइड कर दिए, तो ये सरफेस चार्ज, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकल आए।
तो डी एफ इक्वल टू उसी तरह के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये करें तो हमारा निकल गया फोर्स निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are in 3 meter apart and their combined charge is 20 microcoulomb. If one repels the other with a force of 0.75 Newton, what are the two charges? तो दोनों चार्जेस का वैल्यू क्या होगा, Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम, तो 20 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू कितना हो गया, इधर लेके चले गए 20 इंटू 10 के पावर -6 इक्वल टू -Q1। F इक्वल टू फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F का वैल्यू ये रख दिए और K का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 Q2 बाई आर का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व किए तो Q1 Q2 इक्वल टू 0.075 आ गया और यहाँ से Q2 का ये वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू, ये इक्वेशन आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जो फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये Q1 आया। इसको जब सॉल्व किए तो Q1 का वैल्यू ये आया, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो Q1 का वैल्यू ये और ये Q1 का वैल्यू ये आएगा, और ये Q1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो Q2 का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों इंडिविजुअल चार्ज का वैल्यू आएगा। Two fixed point charge 4E and E unit are separated by distance A distance पे सेपरेट है। Where should third point charge be placed for it to equilibrium? मतलब ये रखा हुआ कोई तीसरा चार्ज रख दिए जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इससे x डिस्टेंस पे Q चार्ज रख दिए, टोटल पहले डिस्टेंस दिया हुआ था A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन Q एंड E A माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x दिया हुआ है। तो फोर्स ऑन, इसको O पॉइंट बोले, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू O ड्यू टू 1, ये दोनों दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो करना नेट फोर्स का वैल्यू 0, ये 0 किए, ये कुलम्स लॉ के इक्वेशन रखें, ये डिस्टेंस हो गया A माइनस एक्स के क्यू ई डिवाइड बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और के क्यू 4E और ये डिस्टेंस कितना है x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ये कैंसिल हुआ, तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकालना तो x इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू 2a बाई 3, मतलब 4E से x इक्वल टू 2/3a पर रखें तो नेट फोर्स क्या रहेगा 0 और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। कंसिडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 each equal to charge Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force acting on the charge Q with the same sign? यदि सेंटर पे सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, तो ये 3 Q1 Q2 3 चार्ज, सबका वैल्यू क्या है Q यहाँ पे दिया हुआ है। अब तो ये सभी का साइन भी सेम है, तो देखिए ध्यान से, ये इसको O बोल रहे हैं, तो इसके कारण इस पे फोर्स किधर क्यों लगेगा, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू 1 ये इधर क्यों लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 ये इधर क्यों लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू 3 ये इधर क्यों लगेगा। और इन दोनों का, इन सभी इसके बीच का एंगल 120, इसके बीच का एंगल 120 और इसके बीच का एंगल 120। तो रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन FO0 FO3 एंड FO2 के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो क्या आ गया F आ गया, इसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स, और सभी का वैल्यू क्या होगा सेम होगा,
क्योंकि Q1 और Q2 और Q सबका तो वैल्यू सेम ही है, तो ये भी F आया और सबका इंडिविजुअली वैल्यू भी F है। इसका रिजल्टेंट क्या आ गया? F। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये F आ गया और ये इधर क्यों रहे? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? और दोनों के बीच का एंगल 180। फिर से रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन FR1 एंड F01, इन दोनों के रिजल्टेंट निकालना है। दोनों के बीच का एंगल 180। ये F हुआ, ये F हुआ, F2F स्क्वायर cos 180 का वैल्यू -1, तो ये 2F स्क्वायर ये कैंसिल हुआ F, तो ऑल कैंसिल हो, क्या होगा? नेट फोर्स 0 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है और कंपटीशन सेक्शन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 3 इक्वल चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो सेंट्रॉइड पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा और सभी का साइन सेम होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आएंगे जी मेन और नीट का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ स्टडी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे, फिर गॉस सरफेस स्टडी करें। ओके, गुड नाइट।